चलिए शरणार्थी संकट के बारे में देखते हैं। देखिए, आपको पता था भारत में जब भारत आजाद हुआ था, तभी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, जो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए, तो उनको बैठाना, उनको एक सक्षम बनाना बहुत बड़ा चुनौती भारत सरकार के सामने था। जब तिब्बत से लोग आए तो उनको भी क्या भारत सरकार ने जगह दिया। उसके बाद जब 71 की लड़ाई हुआ था, बांग्लादेश को अलग बना, तो तब भी बांग्लादेश से बहुत सारे लोग, हिंदू लोग क्या भारत चले आए। और श्रीलंका में भी से बहुत सारे लोग आए। जब श्रीलंका में तमिल मूवमेंट शुरू हुआ था, तब बहुत से लोग भारत चले आए। और अभी 2-3 साल आप लोग देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या शरणार्थी है, उसका भारत में क्या है, आगमन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों को रोजगार देना और इनको भारत के संशोधन पर एक बोझ ही माना जाता है। फिर भी क्या होता है, भारत सरकार इनको क्या है, जो पहले लोग आए हैं उनको बैठाया है। आप लोग जानते हैं कि उधम सिंह नगर, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर है, इसमें बहुत सारे रिफ्यूजी को बैठाया गया है, जो बंगाल से आए हैं, और जो मतलब पाकिस्तान से कह सकते हैं, पाकिस्तान से आए जो सिख के लोग आए, और जो बंगाल से जो लोग आए, उनको क्या है बसाया गया है। दूसरा उत्तर प्रदेश था, उसके हिसाब से बसाया गया। तो इनको क्या है, जमीन दिया गया, उनको घर बनाने के लिए पैसा दिया, बैल वगैरह खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए पैसा दिया। तो बहुत बड़ा एक टारगेट था। क्यों, देखिए, इस समय भारत जब आजाद हुआ तो भारत सरकार के पास उतना पैसा नहीं था। उतना पैसा नहीं था, तो इन पैसों का कैसे अरेंज कर, इन लोगों को कैसे लाया जाए। और ये एक तो नहीं थे, ये लाखों में आए थे। और इन लोगों के पास क्या था, रोजगार भी नहीं थे, एजुकेशन भी नहीं थे, तो बहुत बड़ा एक समस्या पैदा हो गया था। तो भारत क्या चाहता है, मानव अधिकार के आधार पर अपने पड़ोसी से सताए हुए लोगों को क्या है, भारत उसको शरण देते हैं। अभी देखिएगा, भारत ने सीएए बनाया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके माध्यम से क्या है, जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, इनको, ये 3 देशों के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, एक तो पाकिस्तान हो गया, एक हो गया बांग्लादेश हो गया, और एक हो गया अफगानिस्तान। ये जो 3 देश है, इन इन देशों में से कोई भी जो गैर मुस्लिम अगर भारत में आना चाहता है, तो उनको भारत सरकार उसको नागरिकता देना चाहता है। उसको क्या कहते हैं, सीएए कहते हैं। इसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। जब 2000 ये कब आया था, 2019 में लाया गया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम है, मतलब मुसलमानों को छोड़ के, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, पारसी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, इन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, जो सीए के माध्यम से है। ये भी क्या है, एक नया प्रोटोकॉल है, इसको भी ढूंढेंगे। तो भारत क्या है, मानवाधिकार के आधार पर क्या होता है, शरणार्थियों को अपने, आप लोग देखिए, जो भारत में क्या है, जो नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, या श्रीलंका से जो लोग आए हैं ना, उनको सरकारी नौकरी में भी क्या होता है, जगह दिया जाता है। आप लोग जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो देखिए, उसमें लिखा रहता है कि तिब्बत या नेपाल के जो लोग हैं उनको भी दिया जाता है। अब लोग जानते हैं, नेपाल के बहुत सारे लोग क्या है, भारत में रोजगार करते रहते हैं, रोजगार के लिए आते रहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिए। पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टि होती है। भारत चाहता है कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो किसी एक देश में तो बसा हुआ नहीं है, एक देश को घिरे हुए नहीं है। तो इसके लिए क्या है, सभी देशों को साथ में मिलकर क्या है, इस पे एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए क्या है, 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने की बात की है। नेट जीरो मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन है, वो बहुत ही कम, लगभग जीरो करने की बात चल रहा है। देखिए, सभी समस्या का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से उत्पन्न होने वाले जितने भी गैसेज हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपको बताता क्या था, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या होता है, ज्यादा बढ़ा देता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो हमारे धरती के टेम्परेचर को, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जिससे ग्लेशियर पिघल जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के बाद क्या, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है।
आप लोग ने तो बताया था कि आप लोग जानते होंगे कि अभी अगले साल से क्या था, जो गर्मी में उत्तराखंड में के धान का जो फसल होता है ना, उसको लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने के वाले हैं। क्योंकि धान के खेतों से गर्मियों में क्या होता है, मैथेन गैस उत्पन्न होता है। और जो मैथेन गैस होता है, ये भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, इसको बताएं। उत्तर प्रदेश में बंद है, और उत्तराखंड भी अगले साल से क्या था, इस खेती को बंद करने के ये निर्णय लेने वाले हैं। मतलब निर्णय ले चुका है लेकिन लागू नहीं किया है इसको। तो पर्यावरण को आंतरिक और बाहर विकास को संतुलित करना। ठीक है, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उनकी जो आंतरिक चीज है और जो बाहरी चीज है उसको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आंतरिक चीज अगर अच्छा नहीं होंगे तो हम अगर बाहर से हम सभी से हाथ मिला के चले और हमारे अंदर ही कुछ ना बचे तो हम अपने देश की प्रगति कैसे करेंगे। इसलिए अंदर से भी क्या है, भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए भारत के साथ क्या था, एक उद्योग धंधे समावेशी विकास की बात है। क्योंकि भारत में क्या होता है, इसके लिए भारत के सभी वर्गों को क्या है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, कुछ वर्गों के लोगों को अगर आगे बढ़ा देंगे और बाकी लोग अगर गरीब रह जाएंगे तो भारत के अंदर ही क्या होगा, आंतरिक जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखिए जैसे नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए शुरू नहीं हुआ था। नक्सलवाद आर्थिक उद्देश्यों के लिए शुरू हुआ था। क्योंकि आप लोग को मालूम नहीं होगा, फिर भी समझ लीजिएगा। जो भारत में जितने भी राजा महाराजा या नवाब होते थे ना, ये लोग अपनी जमीन अपने नाम पे किए हुए थे। क्या ये अपने नाम पे अपनी संपत्ति किए थे। ये क्या है, भारत सरकार को दिए नहीं थे जमीन। और उनके वहां पे जो काम करने वाले लोग थे ना, उनको किसान नहीं कहा जाता था, उनको काश्तकार कहा जाता था, करेंसी कहा जाता था। तो जो नक्सल शुरुआत शुरू हुआ था, जो कानून सन्याल ने जो शुरू किया था, बंगाल से शुरू हुआ था, कानून सन्याल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो उनका मानना था कि जो ये राजा नवाब या इस तरह के जो बड़े बड़े लोग जो भूमि को कब्जा करके रखा हुआ है, इनको क्या है, जो उस पर काम करने वाले किसान है उनको दे दिया जाए। लेकिन आप लोगों को बताया था कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो भारत सरकार या जो भी हमारा न्याय व्यवस्था है वो उनको उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। लेकिन क्या होता है, इसको जब हटाया गया तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुका था, नक्सलवाद पनप चुका था। अगर उस समय त्वरित रूप से अगर इस कानून को हटा देते और सभी जमीन को नवाबों, राजा और जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे छीन कर अगर किसानों को दे देते तो नक्सल का दुश्मन पैदा नहीं हो पाता या नक्सलवाद इतना बड़े भयावह रूप में पैदा नहीं होता। लेकिन एक बार कोई संगठन बन जाता ना, फिर उसको बैक ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको फिर बाद में डरा धमका के लोगों से पैसा लेना बहुत मजा आ जाता है कुछ लोगों को। तो नक्सलवाद क्या है, पहले उद्देश्य सही था, बाद में क्या है, उनमें से बहुत से लोग आ गए हैं जो क्या है, अपने जो बाहुबल या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए क्या है, लोगों से वसूली करना लगा। और आदिवासी जो समूह है इन क्षेत्रों में उनसे क्या है, वसूली करने लगा। और जो उद्योगपति वगैरह वहाँ पे खनिज वगैरह संपदा है उन पर क्या है, टैक्स लगाना, मतलब टैक्स गैर कानूनी तरीके से वसूली करना शुरू कर दिया। तो उद्देश्य तो अच्छा था लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जब संपत्ति के अधिकार को क्या कानूनी अधिकार से हटाया तब तक क्या होता, बहुत लंबा टाइम हो चुका था, नक्सलवाद पनप चुका था और उसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। इसे देखिए अभी भी क्या नक्सलवाद बड़े पैमाने पर है। अभी भी देखिए जो रेड कॉरिडोर है ना, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों को क्या रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इनपे क्यों है, क्योंकि ये अधिकांश क्या है, खनिज संपदा वाला जगह है और यहाँ पे जो आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं और उन्हीं में क्या होता है, ये लोग अपना आधार बना के क्या होता है, ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिए। दूसरा है कि जो वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए। तो वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए, इसके लिए भारत सरकार देखिए बहुत सारे क्या होता है काम करते हैं। जैसे भारत सरकार कोई भी किसी भी दो देशों के बीच में अगर लड़ाई वगैरह होता है, वहां पे शांति दूत के रूप में अपनी सेना को भेजते हैं। फिर क्या होता है, जलवायु परिवर्तन पर बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। भारत सरकार ने भी देखिए लक्ष्य बनाया है 2030 तक, 2030 तक भारत में क्या है 40% जो गाड़ियां वगैरह होगा वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा। भारत सरकार का टारगेट क्या क्या है,
2030 तक 40% जो व्हीकल्स है यानी वाहन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बनाना कंपलसरी है, वो डीजल इंजन नहीं रहेगा। ये 2015 में भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है पेरिस जलवायु समझौता में। दूसरी बात इसलिए देखिए भारत में क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। हर जगह आप लोग देखिए बड़े बड़े जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक कार आ गया, इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलने लगी है। ठीक है। और उसके बाद बायो फ्यूल से भी चलने लगे हैं या गैस से भी चलने लगे हैं। तो कुल मिला के डीजल और पेट्रोल को कम करना, डीजल और पेट्रोल में सबसे ज्यादा क्या होता है, हानिकारक गैसेज निकलती है, उसको कम करना। उसके बाद निशस्त्रीकरण, भारत सरकार मानते हैं कि हम कोई बहुत ही जो खतरनाक हथियार है वो हम बनाएंगे नहीं। इस पर भी इसको कहते हैं निशस्त्रीकरण कहा जाता है कि बड़े बड़े हथियार ना बनाना, इकट्ठा ना करना। ये भारत सरकार का मानना है। वैश्विक शासन संबंधी जो अलग अलग जो संगठन है उसमें भारत सरकार क्या होता है, अपना प्रतिनिधि भेजता है या उसका क्या है, सदस्य भारत सरकार बने। जैसे यूएनए हो गया, तो भारत सरकार देखिएगा अभी क्या है, सुरक्षा परिषद में क्या होता है, अपने आप को स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता लेने के लिए हर देशों से क्या होता है, बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है कि 5 देश क्या है यूएनए के, क्या है जो स्थायी मेंबर है, वो कौन सा है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है और जापान चीन है। ये 5 जो देश है जो सुरक्षा परिषद के क्या है, स्थायी सदस्य है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात क्या है कि भारत सरकार क्या है, बहुत सारे जो वैश्विक मूवमेंट चल रहा है या बहुत से मुद्दे हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। विदेश नीति में नैतिक मूल्य का प्रवेश करना, देखिए आप कहीं पे भारत सरकार के लोग जाते हैं या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो महात्मा गांधी हो गया, अम्बेडकर जी हो गया, इनके विचारों को लेके जाते हैं। अभी देखिए अमेरिका में अम्बेडकर जी का वो लगा, महात्मा गांधी जी का अलग जगह पर मूर्ति बनाया गया, तो महात्मा गांधी के विचारों को, अम्बेडकर के विचारों को क्या होता है आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्या हो कि एक नैतिक मूल्य का बल मिले, एक नैतिक मूल्य बल मिले कि हमारे यहाँ के नेता किस तरह सोचते हैं और किस तरह सोचते थे कि हम लोग क्या है, दूसरे को शोषण करने के लिए नहीं जीते हैं बल्कि दूसरे को क्या होता है, दूसरे के कल्याण के लिए बात करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान। दूसरा है बुनियादी सिद्धांतों पर बनाए रखने के लिए नीति निष्कास, बुनियाद, ये कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं जो हम क्या होता है किसी देश को क्या होता है समझौता नहीं करना। जैसे भारत सरकार का बुनियादी सिद्धांत यह है कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरी सिद्धांत है कि अगर कोई देश हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज है कि हम अपने पड़ोसियों को क्या है, मदद करेंगे। भारत सरकार देखिए बहुत सारे अपने जितने भी पड़ोसी है उनको सबको मदद करते रहते हैं। चौथी चीज है कि हम लोग क्या है अपने पड़ोसियों के साथ क्या है, बड़े भाई की नीति अपनाएंगे, बिग ब्रदर वाले पॉलिसी अपनाएंगे। क्योंकि हम क्या होता है अपने पड़ोसियों में सबसे क्या है, चीन को छोड़कर सबसे बड़े देश है। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी देशों में भारत सबसे बड़ा है। इन सभी देशों को मिलकर क्या कहते हैं, इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें भारत सबसे बड़ा देश है और इसलिए भारत को बिग ब्रदर के रूप में व्यवहार करना चाहिए और इन देशों को भारत का बात को मानना भी चाहिए। और इन देशों को कोई समस्या होता है तो भारत उसको मदद करे। जैसे अगर मालदीव को पानी का संकट है तो भारत मदद करेगा, श्रीलंका को अगर अनाज की संकट है तो भारत मदद करेगा, भूटान को जो भी मदद है तो ये करेगा। तो क्या होता है, जो बड़े भाई होता है उसकी नीति को अपनाने का काम करता है भारत सरकार, उसको कहते हैं बिग ब्रदर पॉलिसी कहते हैं, या बड़े भाई की नीति इसको कहा जाता है। धन्यवाद। तो बुनियादी सिद्धांत पर भारत क्या है, समझौता नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बुनियादी जो है चीज है, जैसे ठीक है इन देशों को सहायता करने के साथ साथ क्या है, जो सीमा विवाद है उसको भी क्या होता है साथ में लेके चलते हैं। जैसे नेपाल के साथ संबंध है, लेकिन नेपाल के साथ जो सीमा विवाद है उसके साथ भी क्या होता है, बुनियादी चीज को नहीं छोड़ते। पाकिस्तान के साथ भी क्या है, सीमा विवाद है। उसके बाद म्यांमार के साथ भी सीमा विवाद है। लेकिन इनके साथ क्या था, बुनियादी चीजों को भारत सरकार क्या था पीछे नहीं आती कि जो वास्तविक चीज है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये भी भारत सरकार का क्या है, मानना है। ठीक है, इसमें बुनियादी चीज क्या क्या है, राष्ट्रीय आस्था और मूल्य, यानी हमारी जो राष्ट्रीय आस्था आस्था है
विश्वास है उसको हम नहीं पीछे हटेंगे, जैसे हम लोकतंत्र से पीछे नहीं हट सकते। अगर कहीं भी विश्व में लोकतंत्र की हत्या होती है तो भारत उसके के पीछे खड़े नहीं होंगे। अगर किसी देश के लोकतंत्र का कोई खतरा होता है उस देश के सपोर्ट में भारत खड़ा रहेगा। उसके बाद नैतिक मूल्य की बात करते हैं। देखिए अभी आपको पता ना कि जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें भारत सरकार ने वोटिंग करने से मना कर दिया, यानी वोट देने से मना, पक्ष लेने से मना कर दिया कि हम अपनी मूल्य से नहीं जाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे वगैरह मारे गए हैं। तो भारत सरकार ऐसे मानवीय जो मानवाधिकार है, बच्चों का मानवाधिकार, युद्ध होगा तो बच्चों को क्यों मारा जाए, तो बच्चे का जो मानवाधिकार है उसके आधार पर भारत ने किया, उसका समर्थन नहीं किया। राष्ट्रीय हित, अब भारत का जो राष्ट्रीय हित है उसको क्या पर समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय हित में क्या है, हम आतंकवादी, नक्सलवादी या जो भी नीति है इनको हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब इनको को हम समर्थन नहीं करेंगे। ड्रग्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजों को हम समर्थन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय रणनीति, राष्ट्रीय नीति मतलब क्या होता है, हम अपने जो भी पॉलिसीज है उसको क्या हम आगे बढ़ाएंगे, और उसमें कोई देश अगर विरोध करता है तो हम उसके देश के साथ जैसे भी निपटने का कोशिश करेंगे। जैसे भारत क्या है, सागरमाला परियोजना है, अगर भारत सरकार को सागरमाला परियोजना से अगर किसी को दिक्कत है तो भारत सरकार क्या होता है, उसको रोकेगा नहीं। तो इसलिए ये हमारे देश का जो सामरिक दृष्टिकोण से जो सुरक्षा का सिद्धांत है वो पूरा करता है, तो सामरिक सुरक्षा कहा जाता है सामरिक दृष्टिकोण। वैश्विक एजेंडा को आकार देना, देखिए भारत क्या है, इस समय भारत के पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत क्या है, धीरे धीरे विश्व का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो आज क्या है, भारत की जो बात है वो विश्व पटल पर लोग मानने लगे हैं। तो इसके साथ साथ भारत भी क्या है, जो वैश्विक एजेंडा है उसमें भी क्या था, अपना पार्टिसिपेट भी वैश्विक स्तर पर जितने भी एक्टिविटीज हो रहा है उसमें भारत सरकार क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर क्या है एकदम ठोस नीति अपना है कि सभी विकसित देशों को क्या है अपने कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगानी चाहिए, स्पष्ट रूप से सभी को पेड़ लगाना चाहिए। ये सारी चीज क्या है, भारत सरकार क्या होता है स्पष्ट रूप से क्या है बोलने वाला है। या संयुक्त राष्ट्र में क्या है, भारत को अपना स्थायी प्रतिनिधित्व की बात जो चला जा रहा है ये भी क्या है इसको। उसके बाद मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्म आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इसी पर निर्भर करता है। देखिए आत्मनिर्भर भारत सबसे बड़ा इसमें आता है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि भारत को जो चीज चाहिए वो भारत द्वारा ही उसको उत्पादन करे और उसके जो अतिरिक्त बन जाए उसको हम विदेशों में भेजे। अब अगर ऐसे का निर्णय होगा तो आप बताइए विदेश वाले जो सामान बना रहे हो भारत में कैसे आ पाएगा, तो विदेश वाले तो विरोध करेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हम WTO पर साइन नहीं किए हैं। WTO पे साइन नहीं करके हम 80 करोड़ लोगों को क्या फ्री में अनाज दे रहे हैं, जो WTO के नियम के विपरीत है। फिर भी हम क्या है उनको दे रहे हैं, तो अपने समझौता नहीं किया है। मैं मेक इन इंडिया में भारत सरकार अपने स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया को, क्लीन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे कार्यक्रम में सफलता के लिए विदेशी भागीदारी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ विदेशी सहायता भी बहुत जरूरी है। तो जो बुनियादी चीज है उसमें हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसी चीज है जिसमें विदेशी सहायता आवश्यक है उसको भी हम मना नहीं करेंगे। देखिए ध्यान देगा, भारत सरकार का मानना है कि हम अपने बुनियादी चीजों का हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन भारत के प्रगति और विकास के लिए जो चीज हमें आवश्यकता है हम विदेशों से उसको मंगाएंगे भी, या विदेशों से उसको लाने की कोशिश भी करेंगे, या हम विदेशों को उसको देने की भी कोशिश करेंगे। तो ये भारत सरकार की क्या नीतियां है। भारत की विदेश नीति को विकास के लिए कूटनीति के इससे पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां आर्थिक कूटनीति को राजनीतिक कूटनीति के साथ विकसित किया। ठीक है, आर्थिक कूटनीति को राजनीतिक कूटनीति के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि नेपाल को हम कुछ वस्तु फ्री में दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि नेपाल को हमारे यहाँ से वस्तु खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। फिर चाइना करता है, चाइना क्या करता है, पहले कर्ज बहुत दे देता है देशों को, फिर बोलता है कि हमसे जो भी करना है हमसे करोगे व्यापार, दूसरे देशों के पास व्यापार नहीं करना है। आप लोग देखेंगे पहले जो साहूकार लोग होते ना गांव में ऐसे कर रहे थे, पहले कर्जा दे देते थे साहूकार लोगों को, फिर बोलते कि जो भी धान वगैरह होगा पहले मेरे यहाँ पे बेचोगे, फिर
जो करना है करो। तो चाइना की पॉलिसी है, तो भारत सरकार को भी ऐसी नीति अपनाना चाहिए कि जब हम किसी देश की सहायता कर रहे हैं तो उसके बदले में भी क्या उन देशों का जो भी डिमांड है वो भारत सरकार पूरा करे। इससे क्या है, भारत का जो व्यापार होगा और आर्थिक प्रगति होगा और उससे राजनीतिक प्रगति के दोनों को क्या फायदा मिलेगा। ऐसे नीतियां भारत सरकार को भी क्या अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे नीति भारत सरकार को भी क्या है अपनाने की नीति है। अब देखिए इसके अतिरिक्त दो तीन चीज और जान लीजिएगा। एक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, ये शुरू हुआ था 1961 में और इसके जो प्रणेता थे वो नेहरू जी थे। जो शुरू करने वाले नेहरू जी। देखिए गुट निरपेक्ष, गुट का मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, लेकिन दोनों गुट से हमें फायदा लेना। देखिए आपको पता ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद बहुत से देश आजाद हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में खत्म हुआ। तो 1945 में जब ये खत्म हुआ था, इसके बाद दुनिया के जो शक्तिशाली देश था जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये लोग कमजोर हो गए। तो इनके जितने उपनिवेश थे वो उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे। जैसे भारत में क्या था, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उपनिवेश क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और उसी समय दुनिया में दो गुट और विकसित हुआ। एक था यूएसए एक साइड, और एक साइड में क्या था, सोवियत यूनियन। इसको सोवियत रूस या संघ कहा जाता है, तो आजकल इसको रूस कहते हैं। तो ये दो गुट पैदा हो गया और ये उपनिवेश के स्वतंत्र होने लगे। तो यूएसए बोल रहा है कि हमारे पार्टी में ज्वाइन हो, और सोवियत संघ बोल रहा है कि हमारे पार्टी जो नए स्वतंत्र देश आजाद हो रहे थे। लेकिन ये देश क्या है, बहुत दिनों के बाद आजाद हुआ। भारत भी क्या था, बहुत दिनों यानी सालों के बाद आजाद हुआ। तो इनका मानना था कि अभी अभी हम स्वतंत्र हो गए और दूसरे गुट में शामिल हो गए। ये देश बहुत बाहुबली देश है, यानी बहुत बड़े बड़े देश है, हमको तो अभी भी पूछेंगे नहीं, हम फिर भी उनके साथ गुलाम हो जाएंगे। तब इन लोगों ने, इनमें तीन नेता थे। एक तो नेहरू जी थे, मार्शल टीटो थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में क्या होगा, एक नया संगठन बनाया गया जिसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये लोग क्या है, इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए, बल्कि क्या है अलग से एक गुट बनाया। और इन गुटों के देशों का मान्यता ये था कि हम दोनों गुट से क्या है, व्यापार या जो भी आर्थिक सहायता लेना है लेंगे, लेकिन हम किसी गुट में राजनीतिक रूप से क्या है शामिल नहीं हुए। तो ऐसे जो देश थे जो दोनों गुट में शामिल नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस उन देशों के संगठन को क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्ष देश या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1961 में। कहाँ से शुरू हुआ था? एक जगह है बेलग्रेड से ये शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बेलग्रेड से ये शुरू हुआ। तो आपको समझ में गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए पहले इसमें 22 देश था, वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल है। वर्तमान में कितने देश शामिल है? 120 देश क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष देशों में शामिल है, जो रशिया और अमेरिका के पक्ष में नहीं खड़े हुए बल्कि न्यूट्रल रहा। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या, न्यूट्रल रहने वाले देशों की समूह। ठीक है। तो ये कब बना था? 1961। ये दोनों गुटों से अलग रहे, यूएसए और सोवियत संघ से अलग। तो ये पहली बात है, उसको याद ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, भारत ने और क्या क्या, भारत ने अपने पड़ोसी के साथ बड़े भाई की नीति अपनाई। बड़े भाई की नीति, देखिए इससे भारत सरकार को लाभ भी हुआ और नुकसान भी हुआ। लाभ क्या है पहले देखिए हम, इससे क्या होता है, जो पड़ोसी देश है वहां पे भारत सरकार को क्या होगा, उनके आंतरिक अब विकास में क्या होगा, भागीदारी करने को मिला। उनके आंतरिक जो है क्षेत्र है उनमें क्या विकास करने को मिला। जिससे वहां के लोगों का क्या विश्वास पैदा हुआ। वहां के लोगों में क्या होगा, भारत के प्रति एक सकारात्मक सोच है। भारत के प्रति क्या, एक सकारात्मक सोच है। अब किसी दूसरे के परिवार में जाके कुछ अच्छा काम करेंगे तो उस परिवार के लोग आपके प्रति क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास करेंगे। लेकिन इसका हानि क्या हुआ? हानि ये हुआ कि भारत
के जो भी कंपनी है वो सरकारी कंपनी यहाँ पे है, और सरकारी कंपनी भारत में क्या है, जो भी प्रोजेक्ट लिया ना वो बहुत पेचीदा हो गया, यानी व्यय बहुत ज्यादा होगा। विदेशों में जो निवेश किया है तो निवेश क्या होगा, बहुत लंबा हो गया। आप जानते हैं भारत में निवेश किया बहुत लंबा हो गया। और दूसरी बात क्या है, वहाँ के जो संशोधन है उस पर भी क्या होगा, उन्होंने कब्जा कर लिया। और इसी का फायदा उठा के चीन ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। चीन ने क्या किया, बोला कि हम भारत अगर कोई प्रोजेक्ट अगर 5 वर्ष में पूरा करता है, हम उस प्रोजेक्ट को 1 वर्ष में पूरा करके दिखाएंगे। अगर भारत उस प्रोजेक्ट को करने में 10 लाख रुपए लेता है, हम उस प्रोजेक्ट को करने में 5 लाख रुपए लेंगे। आप बताइए, मान ली नेपाल को ही मान लेते हैं, आप बताइए नेपाल किसके पक्ष में जाएगा? नेपाल 5 वर्ष वाले प्रोजेक्ट के पक्ष में जाएगा, या 10 साल वाले 10 लाख रुपए वाले राशि पे जाएगा, या 1 साल का प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है और उसमें 5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, तो किस प्रोजेक्ट में जाएगा? तो इस प्रोजेक्ट में जाएगा। और एक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? चाइना। फिर चाइना के पास टेक्नोलॉजी का आधुनिक टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जल्दी संपन्न करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, भारत में क्या होगा, इन विदेशों में या हमारे पड़ोसी देशों में क्या होगा, बहुत बदनामी होने लगे कि भारत के जो कंपनी है या भारत के जो प्रोजेक्ट है बहुत लंबे होते हैं और जो खर्चीला होते हैं, और इसमें भारत के लोग क्या बहुत दिनों तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। चाइना जल्दी आया, जल्दी प्रोजेक्ट खत्म किया और चले गए। तो यही क्या होता है, जो गरीब देशों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए क्या है, भारत का क्या होगा, उतना बढ़िया चला है। इसलिए बाद में देखिए हमारे सारे जो पड़ोसी देश है वो हमसे नफा हो मतलब रूठ गए, रूठ मतलब हमसे नाराज हो गए। चीन इसका फायदा उठा लिया, बांग्लादेश हमसे नाराज हो गया, श्रीलंका नाराज हो गया, मालदीव नाराज हो गया, नेपाल में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया वो पूरी तरह से क्या है, चाइना के प्रोग्राम में चला गया। पाकिस्तान तो पहले से ही नाराज है, उनका तो है ही है। मालदीव भी चला गया, अब भी मालदीव के साथ चल रहा है, संघर्ष भी चल रहा है भारत का, भारत की सेना को वापस बुलाना पड़ा मालदीव से। तो क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि भारत के प्रोजेक्ट क्या है बहुत लंबा होने लगा। इससे भारत का जो साख है, जो क्रेडिट है, वो विदेशों में अपने पड़ोसियों में सही से बैठ नहीं पाया है, सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने बिग ब्रदर वाला जो नीति है उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि बिग ब्रदर वाली जो नीति है ना, ये जब इंद्र कुमार गुजराल क्या है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, उनके समय पे ये शुरू किया, इंद्र कुमार गुजराल के समय पे। और फर्स्ट पड़ोसी फर्स्ट की नीति किसने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। यानी हमारे जो पड़ोसी है, नेबरहुड फर्स्ट जिसे कहते हैं, या पड़ोसी प्रथम की नीति। एक है पड़ोसी प्रथम की नीति, किसने शुरू किया था? कभी पूछ सकता है। ये शुरू किया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ये शुरू किया। पड़ोसी प्रथम की नीति के माध्यम से क्या था, अपने पड़ोसियों को पहले प्राथमिकता देना। कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी चीज बनता है भारत में, तो उसका पहला इस्तेमाल क्या है, पड़ोसी को करने के लिए दिया जाएगा। ये पड़ोसी फर्स्ट नीति या नेबरहुड फर्स्ट की नीति है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की नीति यही है कि पहले अपने पड़ोसियों को उसका इस्तेमाल करने दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे विदेश नीति है। अभी देखिएगा हमारे यहाँ पे विदेश नीति में क्या है, और परिवर्तन। अभी देखिए ब्रिक्स के सदस्य बने, ये संगठन है, इसको अलग से पढ़ना है। ब्रिक्स बन गया है, G20 बन गया है, उसके बाद G7 है, ये सब आपको क्या है करना पड़ेगा। तो आपको क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। G20 अभी देखिए बैठक भी हुआ था G20 का, तो उसकी तो ये भारत के क्या पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा संघर्ष क्या है, सीमा विवाद। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 5 देशों के साथ भारत का क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमा विवाद है। तो अगर सीमा विवाद की बात करें तो इन 5 देशों, और इन 5 देशों के साथ क्या है, केवल म्यांमार को छोड़ के जल विवाद भी है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल में समझौता हुआ, बांग्लादेश के साथ तिस्ता हुआ, नेपाल के साथ आप लोग जानते हैं शारदा है, काली नदी है, घाघरा है, कोसी है, बहुत सारे जल विवाद इसके इनके साथ है। तो श्रीलंका के साथ जल विवाद नहीं है, लेकिन श्रीलंका के साथ क्या है, श्रीलंका के साथ द्वीपों को लेकर विवाद है। अभी आप लोग देखा था श्रीलंका में जो पहले एक द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था, उस पर बहुत सारे विवाद हुआ। तो ये सारे क्या है विवाद है, तो इन सारे विवादों को भी क्या है
आपको ध्यान रखना है कि किनके साथ सीमा विवाद है, किनके साथ जल विवाद है और किनके साथ द्वीपों को लेकर विवाद है। बांग्लादेश के साथ भी क्या है, द्वीपों के साथ विवाद है, क्योंकि वहां पे डेल्टा में नए नए द्वीप बन जाते हैं ना, तो उन पर कौन अधिकार करे, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्या था, मैटर फंस जाता है। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा। चलिए आज यहाँ तक करते हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल का पेपर पूरा नहीं हुआ, उसको कल आपको करवा दूंगा, जितना रह गया है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं है तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं।